जैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से बैंक के बारे में बात करूंगा, मैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में बात करूंगा, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात करूंगा। तो जब ये सब बातें मैं करूंगा ना, तो आपको लगेगा कि अरे सर ये सब टॉपिक तो हमें आता है, हम लोगों ने 11th 12th में पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, हम लोगों ने फाउंडेशन में भी मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था, वहां भी हमने बैंक और बैंकिंग फंक्शन के बारे में पढ़े थे, कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक एक्सेट्रा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, बैंक ऑडिट पढ़ाना है मुझे बैंक के बारे में नहीं बताना। आप लोग के सिलेबस में क्या किया गया है कि पहले बैंकों के बारे में बताया गया है, फिर उसके ऑडिट प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, और सिंपल भी है बेटा। अगर आपको बैंक के बारे में नहीं पता तो बैंक ऑडिट कैसे सीखोगे आप? इसीलिए चैप्टर की शुरुआत में पहले बैंक के बारे में बताया गया है, और फिर उसका धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो बैंक ऑडिट के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखोगे ना, तो ये चैप्टर 3 पार्ट में, तीन पिक्चर में ये चैप्टर कन्वर्ट होगा। स्टार्टिंग में देखोगे चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि टॉपिक आपको आता है। अगर आप मिड में जाओगे बेटा तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और उसके बाद एंड पार्ट में जाओगे तो फिर से ये चैप्टर बेटा बोरिंग हो जाएगा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग, इंटरेस्टिंग और फिर बोरिंग, इस तरीके से बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर है। लेकिन याद रखिएगा, चाहे जितना भी बोरिंग हो, हाँ ये चैप्टर बेटा चाहे जितना भी बोरिंग हो, चाहे जितना भी इंटरेस्टिंग हो, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बेटा काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर को आप सेकेंडरी ट्रीट नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट ट्रीट करते हुए और बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर को आगे की तरफ कंसीडर करना होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? आ जाइए। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपकी जो ऑडिट की नई वाली किताब है बेटा, वो किताब आपकी रेडी हो चुकी है। तो वो मैं पूरा का पूरा बुक आपको बेटा अभी आज व्हाट्सएप पे कर दूंगा ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ। तो अगर आप लोग चाहो तो इस बुक्स को भी रेफर कर सकते हो। मैं ये क्लियर कर दूं ये बात कि आपको बेटा जो किताब दिया गया है वो किताब गलत नहीं है, लेकिन ये एक बुक जो है बेटा ये नया अपडेटेड बुक है और नई मेहनत से तैयार की गई है। जो पुरानी बुक आपको दी गई है उससे 50 गुना ज्यादा मेहनत किया है मैंने इस बुक को ड्राफ्ट करने में। और ये पूरा का पूरा बुक बेटा 348 पेज में मैंने कंप्लीट कर दिया है, 348। मॉड्यूल की सारी बातें हैं प्लस एक्स्ट्रा बातें भी हैं। मैं रिपीट करता हूं, मॉड्यूल की सारी बातें प्लस एक्स्ट्रा बातें। एक्स्ट्रा आपको इसमें यह देखने को मिलेगा कि जब आप इंडेक्स में आएंगे तो आपको लास्ट में दिखेगा समरी टेबल्स ऑन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। क्या बोलो बेटा? समरी टेबल्स ऑन स्टैंडर्ड ऑफ। और बेटा याद रखिए वहां पे मैंने एक स्टार्टिंग में बात लिखी है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। एज पर आईसीआई एग्जाम, ये बेटा सीए इंटरमीडिएट ऑडिट एंड एथिक्स समरी टेबल्स ऑन स्टैंडर्ड, मैंने लिखा है बेटा एज पर आईसीआई एग्जाम इवैल्यूएशन पैटर्न, इफ ए स्टूडेंट आइडेंटिफाई द एसे asked in the question and write objective of that standard, then they end up scoring at least, क्या बोलो बेटा, 1 मार्क्स। आपने ध्यान भी दिया हो, मैंने जब प्रीवियस क्लास में ऑडिट रिपोर्ट का आपको क्वेश्चन करा रहा था ना, देखिएगा वहां पर एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 700 बताइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे, तो आप लोग एग्जाम देने जाओगे ना बेटा ऑडिट का, कम से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ स्टैंडर्ड पे आता है कि स्टैंडर्ड क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, केवल इसी से आता है। तो बेटा तुम देखोगे तुम्हारे सिलेबस में जितने भी ये स्टैंडर्ड हैं, सारे स्टैंडर्ड का बेटा ये नंबर, यहां पर बेटा उसका नाम, इसको कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन है तो कैसे समझोगे कि यही इससे लगेगा, और यहां पर बेटा उसके बारे में 5 नंबर लिखने लायक छोटा सा कंटेंट। तो ये सारा पूरा सिलेबस का स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बेटा मैंने यहां पर आपको दे दिया है, पूरा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये थोड़ी बहुत खासियत है बेटा, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, मर्जी है, चाहो तो तुम इसका बेटा पीडीएफ भी निकाल सकते हो, हालांकि ये मर्जी है, जरूरी नहीं है। आ जाइए, मैं आपके साथ एकदम नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूं, और चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बेटा बैंक ऑडिट। हेडिंग डालिएगा, हम लोग चलते हैं पेज नंबर 287 पे, पेज नंबर 287। हाँ जी, ये आपके सामने रहा बेटा, ये आपके सामने रहा चैप्टर नेम कॉल्ड एज, क्या बोलो बेटा, बैंक ऑडिट। तो क्या आपने चैप्टर का नाम डाल दिया बैंक ऑडिट? यस। तो अगर चैप्टर का नाम आपने डाल दिया है तो लगे हाथ बेटा ये भी लिख लो कि ये पूरा चैप्टर का वेटेज एग्जाम के लिए कितना है। तो बेटा यहां पे लिखिएगा मिनिमम 10 नंबर और मैक्सिमम लिखिएगा बेटा 15 नंबर। मैं सेफ्टी के लिए मैक्सिमम 15 नंबर लिखवा रहा हूं, नहीं तो 12 नंबर के आसपास की इस चैप्टर की कवरेज है। अभी मैं सिर्फ चैप्टर का माहौल बना रहा हूं बेटा, अभी हम मुद्दे की बात नहीं करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बैंक ऑडिट और एग्जामिनेशन कवरेज है बेटा कितना बोलो, 10 से लेकर 15 नंबर। अब सुनिए, तुम्हारे मॉड्यूल में ऐसा कोई डिवीजन नहीं दिया गया, लेकिन मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मेरा मानना है कि अगर आप इस चैप्टर को बेटा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैप्टर को ना 4 पार्ट में डिवाइड करिए। अगर आप इस चैप्टर को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो और कंक्लूड करना चाहते हो तो इस चैप्टर को बेटा 4 पार्ट में डिवाइड करिए। सबसे पहले
मैं आप लोगों से बैंक का मीनिंग एंड टाइप्स के बारे में बात करूंगा। इस पूरे चैप्टर का बेटा सबसे पहला टॉपिक यही है, बैंक मीनिंग एंड टाइप्स, मीनिंग ऑफ बैंक एंड टाइप्स। सबसे पहला बेटा टॉपिक आपको इस पूरे चैप्टर में यही देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा बेटा, दूसरे नंबर पे वो मिलेगा ऑडिट ऑफ एडवांस। बैंक जितने भी एडवांस देता है ना बेटा, उसका ऑडिट, बोले तो लोन की बात हो रही है। फिर मैं आपसे बात करूंगा ऑडिट ऑफ बैंक रिवेन्यू, ऑडिट ऑफ बैंक रिवेन्यू, इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि बैंक बेटा रिवेन्यू भी तो कमाता है बहुत सारा, लेंडिंग बोरोइंग से उसको जो ब्याज मिलता है वही एक रिवेन्यू पार्ट है। और उसके बाद बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा कॉमन टॉपिक के बारे में। कॉमन टॉपिक, बच्चा कह रहा है सर कॉमन टॉपिक में क्या क्या चीजें कराओगे? बहुत सारे टॉपिक है बेटा कॉमन चीज में कराने के लिए। जैसे पहला, बैंक ऑडिट रिपोर्ट। आप बोलोगे अरे सर नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट जो होता है वही तो बैंक का भी ऑडिट रिपोर्ट होता है। नहीं बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है उनका एक अलग से भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। हमारे देश के जितने भी बैंक है बेटा, वो अपने नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। दूसरा बेटा, मैं आप लोगों से बात करूंगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेकर, कि बैंक में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करता है, बैंक में ऑडिटर अपॉइंट करने का काम कौन करता है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा टाइप्स ऑफ लेंडिंग, लोन कितने तरीके का होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, मॉर्गेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे कॉमन चीजें बेटा अपने को पढ़ना है। चलिए मैंने वो हटाया था, एक मिनट। माउस लेके जाओ। हाँ बेटा, तो मैं ऑनलाइन वालों एक बार और रिपीट कर देता हूं छोटा सा। मैंने अभी चैप्टर का नाम लिखवाया है, चैप्टर का नाम है बेटा बैंक ऑडिट, और उसके बाद मैंने लिखवाया 10 से 12 नंबर के आसपास की इस पूरे चैप्टर की कवरेज है। और फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर का बेटा डिवीजन बता रहा हूं कि ये चैप्टर को आपको कितने पार्ट में पढ़ना चाहिए। तो आ जाइए बैक टू द कॉन्सेप्ट। बोलो बेटा इस चैप्टर को कितने पार्ट में पढ़ना चाहिए? 4 से 5 पार्ट में। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए बेटा? बैंक का मीनिंग और टाइप्स। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? यस, ऑडिट ऑफ एडवांस। तीसरे नंबर पे आएगा ऑडिट ऑफ बैंक रिवेन्यू, और चौथे नंबर पे आएगा बेटा मिसलेनियस टॉपिक, कॉमन टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक जितने भी है बेटा सब इकट्ठा मैं करा दूंगा। तो इस पूरे चैप्टर का बेटा डिवीजन यही है। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर लंबा चैप्टर है बेटा। जैसे आपने आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था ना, लगभग ये चैप्टर उतना ही लंबा है, लेकिन क्लियर कर लीजिए इस बात को, उतना बोरिंग चैप्टर नहीं है। जैसे आप लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ा था बेटा, चैप्टर लेंथी था लेकिन उसको कॉन्सेप्ट पे याद किया जा सकता है। सिमिलरली आप बैंक ऑडिट को बेटा कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हो, और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसीलिए चैप्टर में कहां एंट्री किया कहां एग्जिट किया पता ही नहीं चलता। अगर आप ये पता लगाना चाहते हो ना, तो आप समझ लेना बेटा इस चैप्टर में यही 4 बातें पढ़ना है। हम लोग चाहे कहीं भी कुछ भी डिस्कस करें, कहीं ना कहीं हम यहीं पर होंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? आ जाइए बेटा, इसमें सबसे पहला पोर्शन मैं आप लोगों के साथ चालू करता हूं, दैट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक। कम ऑन एवरीवन, क्या चालू करता हूं?
यस, तो एक हेडिंग डालिएगा आप सारे बच्चे, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक, और तुम तो इसके मास्टर हो। मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे मॉड्यूल का स्टार्टिंग बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर का यहीं से किया गया है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक। नहीं तो आप लोगों ने 11th में, 12th में, उसके बाद बेटा आगे आओ तो सीए फाउंडेशन में आप लोगों ने बैंक के मीनिंग और टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो बेटा मेरे तरफ देखिए ना, बैंक क्या है? एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा। आवाज दो, बैंक क्या है? एक तरीके का जो क्या करता है बेटा? लेंडिंग और बोरोइंग। लेकिन याद रखिएगा, बैंकिंग काम करने के लिए आपको किसका लाइसेंस चाहिए होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा एक लाइन में अगर मैं बोलूं ना, तो बोला गया है कि बैंकिंग या बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ जी, दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, comma, lends money and provide services like payment, comma, savings, comma, credit and investment support and इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। बैंक बेटा एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेटा पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम करता है, उसको पैसा देने का काम करता है, और ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पेमेंट की, सेविंग की, उसके साथ क्रेडिट या फिर क्या बोलो बेटा, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट्स वगैरह की। बेटा ये आपका पहला स्टार है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक में, पहला स्टार। पॉइंट नंबर 2, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अगर बेटा आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें, इज रेगुलेटेड बाय, बोलो बेटा कौन? आरबीआई। किसके थ्रू? तो बेटा एक कानून है हमारे देश में जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। प्लस एक और कानून है बेटा जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन्हीं कानून के थ्रू बेटा हमारे देश में सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट और मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 बेटा, पॉइंट नंबर क्या बोलो बेटा? 3। बैंक may be broadly divided into following category। बैंक में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। और बेटा ऐसे सेमी कॉलम दे दो और मेरी बात सुनो प्लीज। जब मैं आपसे बोलूं ना बेटा कि बैंक में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, तो तुम्हारे मॉड्यूल में ये भी बात गलत लिखी गई है। और मैं क्यों लिख रहा हूं गलत लिखी गई है, उसके पीछे रीजन है बेटा। तुम अपने मॉड्यूल को उठाओगे तो तुम्हारे मॉड्यूल में बैंक के बारे में भी नहीं समझाया गया। जब आप बैंक ऑडिट चैप्टर उठाओगे तुम्हारे मॉड्यूल में सबसे पहला टॉपिक ही है टाइप्स ऑफ बैंक। उन्होंने बैंक का मीनिंग भी नहीं समझाया। बैंक का मीनिंग मैंने अपने तरफ से समझा दिया कि चैप्टर की शुरुआत की जानी चाहिए, और जब तुम किसी चीज का टाइप्स पढ़ते हो तो पहले मीनिंग पढ़ लेना चाहिए, फिर टाइप्स पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने बेटा क्या किया है ना कि टाइप्स में देखो कितने तरीके के बैंक के बारे में समझाया है। कम ऑन एवरीवन, कितने? 6। जबकि मैं मोटा मोटी बोलूं तो बेटा बैंक का ब्रॉडली टाइप 6 नहीं होते। बैंक ब्रॉडली बेटा 3 तरीके की होती है। एक होता है सेंट्रल बैंक, आवाज बेटा, एक होता है, और एक होता है कमर्शियल बैंक। क्या होता है बेटा? और एक होता है कोऑपरेटिव्स बैंक। क्या होता है बेटा? जो रीजनल बैंक्स होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन इन्होंने बेटा 6 तरीके के बैंक के दिए हैं। और देखो बेटा, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना जिसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। और तुम्हें लगेगा 6 क्या भैया, 6 के अलावा मैं 2-3 और बैंक बता सकता हूं। 2-3 और बैंक, जैसे मैं आपसे बोलूं रिटेल बैंकिंग, क्या ये टाइप्स नहीं है? बिल्कुल है टाइप्स। नेशनलाइज बैंक, क्या ये टाइप्स नहीं है? बिल्कुल है टाइप्स। यहां पर नहीं दिया गया बेटा, ना तो नेशनलाइज बैंक टाइप्स दिया गया है, ना तो रिटेल बैंकिंग टाइप्स दिया गया है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, क्या ये टाइप्स नहीं है?
बिल्कुल है, यहां पर टाइप्स नहीं है। तो बेटा मैं आपको यह नहीं समझाना चाहता कि हमारे देश में बैंक बस यही 6 तरीके के होते हैं। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बैंक को बेटा कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है? 6 टाइप्स। मतलब एज पर योर सिलेबस बेटा, वो प्रैक्टिकल लाइफ तो गोली मारो, एज पर योर सिलेबस बैंक को बेटा मोटा मोटी कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? तो आप लगे हाथ ब्रैकेट में लिख दीजिए टोटल 6 टाइप्स। यहां पर आपने लिखा है ना बेटा, ये जहां पर आपने लिखा है बैंक में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कितना, बोलो बेटा, आवाज दो, ये 6 टाइप्स। तो बेटा जहां पे फॉलोइंग कैटेगरी आपने लिखा है वहीं पर छोटा सा बेटा ब्रैकेट में लिख लीजिए 6 टाइप्स। अब अपने को कुछ नहीं करना बेटा, एक एक करके सारे बैंकों के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आंसर है यस बेटा। एक बार ओल्ड सिलेबस में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, ओल्ड सिलेबस में, नए सिलेबस में एक बार भी नहीं आया। आइए, छोटा छोटा आसान आसान कॉन्सेप्ट है, हम लोग पढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा। सबसे पहले बेटा कौन सा बैंक आपको दिख रहा है? आवाज नहीं आई बेटा, कौन सा बैंक? एक लाइन याद रखिएगा बेटा, कोई भी ऐसा बैंक जो लेंडिंग बोरोइंग का काम करता है उसी को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। आवाज दो बेटा, कोई भी ऐसा बैंक जो लेंडिंग बोरोइंग का काम करता है बेटा उसी को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फीचर्स होता है बेटा कि ये पब्लिक डीलिंग करता है। क्या करता है? बच्चा कह रहा है सर ये क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल सही बात हुई बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या पब्लिक डीलिंग करता है क्या? क्या ये लेंडिंग बोरोइंग का काम करता है क्या? तो हम इसको बेटा कमर्शियल बैंक नहीं कहते। आवाज दो, हम इसको कमर्शियल बैंक। लेकिन आप आसपास में जितने भी बैंक देखते हो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जितने भी बैंक आप नाम देखते हो, क्या ये पब्लिक से डीलिंग करते हैं? आंसर इज यस। और क्या ये लेंडिंग बोरोइंग करते हैं? आंसर इज यस। तो हम इनको कहते हैं बेटा ये कमर्शियल बैंक है। आवाज दो बेटा, क्या कहते हैं? तो कमर्शियल बैंक के जल्दी से 2 फीचर्स बताइए। यहां पे चाहे कुछ भी लिखा हो, 2, कौन सा? पहला पब्लिक डीलिंग होता है और दूसरा बेटा लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बोला गया है कि देखो कमर्शियल बैंक आर वाइडेस्ट स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन, क्या बोलो बेटा, और ये आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं टू, काहे के लिए बोलो बेटा, जनरल पीपल। और ये केवल जनरल पीपल से डील नहीं करते बेटा, साथ में ये अदर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी से भी डील करते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक क्या कॉर्पोरेट को भी लोन देता है? आंसर इज यस। तो इकोनॉमी के बाकी सेगमेंट को भी डील करता है। आगे, लेकिन इसके मेन फंक्शन कितने हैं बेटा, बोलो? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और ग्रांटिंग एडवांस। अरे भैया इसी को तो हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बोरोइंग और इसको हम कहते हैं लेंडिंग। यस और नो? तो कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या है? लेंडिंग, बोरोइंग, और साथ में बेटा किससे डील करना, बोलो? हाँ, वो बात अलग है कि पब्लिक के साथ साथ ये अदर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी को भी डील करता है। नोट कर लीजिए। चलो बेटा चलें आगे। अब आ जाते हैं हम लोग अगले 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 कॉन्सेप्ट पे। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बोलो बेटा? जिसका नाम है रीजनल रूरल बैंक्स। अगेन इसको पहले समझिएगा बेटा, लिखने उखने वाला काम बाद में। आप लोगों ने एक नाम सुना है क्या, बिहार ग्रामीण बैंक? नाम सुना है? नहीं सुना होगा बेटा, इसलिए नहीं सुना क्योंकि आप गांव में नहीं रहते हो।
सिमिलरली आपने नाम सुना है इलाहाबाद ग्रामीण बैंक? नहीं सुना होगा आपने, इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि गांव में नहीं रहते हो। सर आपने नाम सुना है यूपी ग्रामीण बैंक? नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि तुम गांव में नहीं रहते हो। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होता है इसको हम लोग आसान शब्दों में और हिंदी भाषा में कहते हैं ग्रामीण बैंक। क्या कहते हैं बेटा? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्यों आया? अच्छा सोचो बेटा, तुम लोग दिल्ली में बैठे हुए हो ना, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में हर 10 कदम पर आपको एक बैंक दिख जाएगा। लेकिन जब आप गांव में जाते हो ना बेटा, तो गांव में लोग आज भी पैसा बैंक के बदले में अपने अपने तकिए के नीचे पैसा रखना पसंद करते हैं। उनका यह मानना है कि बैंक को अगर पैसा दोगे बैंक भग जाएगा तो मेरे को रिकवरी कहां से मिलेगी। दूसरा, सर बैंक में अगर पैसा रखोगे तो सरकार की नजर में आएगा, टैक्स कट जाएगा। ऐसा गांव वालों का आज भी मानना होता है। तो लोग बेटा बैंकिंग ट्रांजेक्शन कम करते हैं, पर्सनल ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं। अच्छा सोचिए, बैंक बेटा किसी भी एरिया में अपना ब्रांच कब खोलेगा? जब वहां पे ज्यादा पब्लिक कैटर हो सके। ऑब्वियसली अगर मान लो बेटा मैंने बैंक खोला बिहार के किसी 50 किलोमीटर दूर के गांव में, और वहां पर कोई बंदा मेरे पास पैसा रखने के लिए आया ही नहीं, अगर कोई बैंक अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ना निकाल पाए, तो क्या कोई बैंक बेटा अपना ब्रांच खोलेगा क्या? आंसर इज नो। तो ध्यान रखिएगा, लोगों के मन में बैंकिंग आदत डालने के लिए, क्या बोलो बेटा, बैंकिंग आदत डालने के लिए बैंक अपना डायरेक्टली कोई ब्रांच ना खोल के अपना एक स्पॉन्सर्ड ब्रांच खोल देता है। क्या खोल देता है? स्पॉन्सर्ड। और वो जो स्पॉन्सर्ड ब्रांच होता है ना, हम उसी को कहते हैं ग्रामीण बैंक। क्या कहते हैं बेटा, बोलो? उसी को इंग्लिश में कहा जाता है रीजनल रूरल बैंक्स। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या स्पॉन्सर्ड, आपने क्यों वर्ड बोला? मैं आपसे बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी नाम लिया आपको, यूपी ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, ये एक ग्रामीण बैंक है। 2-3 लोग यहां पर हैं और ये किसी भी गांव में जाके अपना ऑफिस खोल लेते हैं और सारा बैंकिंग सिस्टम ये लोग धीरे धीरे प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं। लेकिन इन बैंकों के ऊपर एक मेन बैंक होता है बेटा, जिसको हम स्पॉन्सर्ड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे ये वर्ड नहीं लिखा गया स्पॉन्सर्ड बैंक, कम कम एक्सप्लेन किया गया है तुम्हारे सिलेबस में बेटा। तो एक बैंक होता है स्पॉन्सर्ड बैंक। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ग्रामीण बैंक खोल दिया, तो यानी कि वो जो ग्रामीण बैंक लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी दे रहा है, उसको अल्टीमेट कंट्रोल करने वाला कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखेगा कि यस यहाँ पे लोगों को आदत लग गई है, धीरे धीरे लोग अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने की आदत डाल चुके हैं, अब वहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उस ग्रामीण बैंक को हटा के और अपना ब्रांच खोल देगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोलो बेटा, रीजनल रूरल बैंक्स। आप जब ग्रामीण बैंक में जाओगे ना और अचानक जाके बोलोगे मुझे 50,000 रुपया चाहिए, वो देंगे ही नहीं आपको। कहेंगे कि 1 घंटे बाद आओ या 2 घंटे बाद आओ या कल आओ। क्यों कल आओ? क्योंकि वो जाएंगे अपने मेन ब्रांच में और वहां से पैसे निकाल के लेकर आके आपको दे देंगे। भले आपके खाते में क्यों ना हो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए, लेकिन आप मांगने जाओगे 2 लाख रुपए, देंगे ही नहीं। क्योंकि उनका पर्पस है स्मॉल बैंकिंग नीड्स को कैटर करना। क्या करना बेटा? अब पता चले तुम उनके पास गए जाके कह रहे हो 5 करोड़ का लोन दो, अभी उनका प्रोजेक्ट ही 5 करोड़ का है। आप समझ रहे हो क्या? तो इस तरीके से बेटा रीजनल रूरल बैंक्स काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, बोला गया है कि रीजनल रूरल बैंक्स को आरआरबी कहा जाता है और ये एक ऐसा बैंक होता है बेटा जो सेटअप किया जाता है कहां पे? इन अ डिफरेंट। तो बेटा क्या तुम रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो? तो क्या तुम ग्रामीण बैंक दिल्ली में कहीं देखोगे क्या? नहीं बेटा, बहुत मतलब नाक के बराबर देखोगे। अगर होगा भी तो कहीं इधर बेटा चले जाओगे तुम नजफगढ़ वगैरह के तरफ, तो शायद आपको कोई ग्रामीण बैंक देखने को मिल जाए, नहीं तो जनरली नहीं मिलेगा। आगे, ऑफ द कंट्री, दिल्ली में भी गांव होते हैं? दिल्ली में भी गांव है बेटा। हाँ, दिल्ली में भी गांव है, लेकिन अब वो गांव बेटा ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो गांव है। जैसे मैं अगर यहीं की बात करूं तो मुझे ऐसा एक यहाँ पे गांव है, मेरी बुआ के लड़की की शादी हुई है, ककरौला इधर कहीं आसपास में है। ककरौला बेटा उत्तम नगर में, क्योंकि वहां पे जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो उत्तम नगर है, और उत्तम नगर में उतर के वहां पे बस से गया था मैं। तो पहली बार राखी बनवाने में गया था, तो मैं गया तो मुझे लगा कि मैं कहीं और आ गया हूँ। आसपास देखो खेती वाती, और वहां पे लोग लोटा लेके बेटा जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए खेत में, गांव में जैसे होता है बेटा। ककरौला गांव यहीं से उत्तम नगर से अप्रोक्स 17-18 किलोमीटर अंदर जाके है। डीटीसी बस जाती है, मैं डीटीसी बस से गया था, मुझे याद है। तो ककरौला उसका नाम ही है, ककरौला गांव, प्रॉपर गांव बेटा। वहां पे जाओगे तो आज भी बच्चे, जैसे गांव में दुकान नहीं होती कि डब्बे में बेटा चॉकलेट रखा जाता है निकाल के बेचने के लिए, देखा आपने क्या? उस तरीके से बेटा दुकानें खुली हुई हैं। तो दिल्ली में भी गांव हैं, हालांकि वो बात अलग है कि वो गांव ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्योंकि बेटा आप लोग एक, मैं बोलूंगा कि अर्बन एरिया में हो और कैपिटल स्टेट में हो, तो क्या डन करेगा। लेकिन यहाँ भी गांव है बेटा, बुरारी। तो बेटा बुरारी में जहाँ पर ये वो सीरियल किलिंग भी हुई थी, तो बेटा वो भी एक प्रॉपर गांव ही। आप जाओगे तो आपको तैर के जाना पड़ेगा। अगर बरसात आ जाए दिल्ली में तो बुरारी में बेटा नाव चलती है, नाव। हाँ, बुरारी में मेट्रो आ गई बेटा। आने के बाद वो लोग लड्डू वड्डू बांटने चालू हो गए कि जी
अमेरिका क्या कहता था, ये वहां के लोगों ने बेटा नारा लगाया था। तो आज भी मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भी आपको गांव दिख जाएगा। वो बात अलग है कि अब वो गांव क्या हो चुका है, बोलो बेटा, ऑर्गेनाइज हो चुका है। आगे, अच्छा ये कैटर करता है, क्या कैटर करता है बेटा? बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ, क्या बोलो बेटा, रूरल। बेसिक, एडवांस नहीं बेटा। पता चले कि तुम गए और जाके बोल रहे हो कि सर सुनो मुझे एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दो, अबे उनके पास खुद के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? आगे एग्जाम्पल आर, क्या बोलो बेटा? पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, मैंने अपने तरफ से बोल दिया क्योंकि मैं उसको जानता हूं, एक्सेट्रा बेटा। रीजनल रूरल बैंक डाल दीजिए। मैं आपको नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि बेटा इनको जो मेन बैंक सपोर्ट करता है ना, हु सपोर्ट, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? यस, स्पॉन्सर्ड बैंक। तो किसी भी ग्रामीण बैंक में आप जाके पूछ सकते हो कि आपका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है, उससे समझ आ जाएगा कि तुम पढ़े लिखे बच्चे हो। चलो बेटा आगे आ जाइए। इसके बाद हम आते हैं बेटा कोऑपरेटिव बैंक्स पे। किस पे आते हैं बोलो बेटा? आ जाइए, हेडिंग डालिएगा कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके बारे में भी समझते हैं क्या कहानी है बेटा कोऑपरेटिव बैंक की। हेडिंग डालिए और उसके बाद सुनिएगा कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरे तरफ देखो बेटा, आप लोगों ने नाम सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक, और आपने दिल्ली में कोऑपरेटिव बैंक देखा भी होगा। इसको हिंदी में कहा जाता है सहकारी बैंक। क्या कहा जाता है बेटा? अब कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है ना बेटा, कि इधर देखिए, मान लो कि मेरे को एक पैसे की जरूरत आई 2 लाख रुपया, मैं बैंकों के पास गया, बैंक वालों ने मना कर दिया कि चलना, तेरे जैसे लोगों को मैं लेंडिंग मोरिंग थोड़ी करता हूँ। मैं बेइज्जती करा के घर आ गया। एक दिन आप गए और आपको भी बेटा सेम बेइज्जती करके भगा दिया। ये भाई गया, इसको भी भगा दी बेइज्जती करके। अब मैंने देखा कि अरे भाई ये बेसिक लोग जो है ना 4-5 लोग, इनको तो बैंक लोन ही नहीं दे रहा। बैंक तो बेटा केवल और केवल वेल पॉपुलर लोगों को लोन दे रहा है। मैंने क्या किया कि मैं 4-5 लोग जो सेम किस्मत के मारे लोग हैं, जिनको भगाया गया था, हम 4-5 लोग इकट्ठा हो गए और हमने इकट्ठा होकर बोला कि एक काम करते हैं, हम ना एक बेसिक रूल बना लेते हैं आपस में ही, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और हमें कभी पैसे की जरूरत आई ना तो हम लोग आपस में एक दूसरे को लेंडिंग बोरोइंग करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। मैंने 50,000 रुपया लगाया, इसने 50,000 रुपये लगाए, इसने 50,000 रुपये लगाए, ऐसे करके 10 लोगों ने बेटा 5 लाख रुपया लगा के और एक एमओयू साइन कर लिया। ध्यान रखिएगा बेटा, यही कोऑपरेटिव बैंक है। क्या है बोलो बेटा? अब इसके मेंबर्स आते जाएंगे, मेंबर ऐड होते जाएंगे, फंड देते जाएंगे। अब होगा क्या कि वो कॉर्पस बड़ा होता जाएगा। अब मान लो हमने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, भाई को 2 लाख रुपया चाहिए। भाई आएगा मेरे पास और बोलेगा कि सर सुनिए हमें लोन चाहिए, मैं इसको डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दूंगा। क्या दे दूंगा? चूंकि ये बंदा मेरा मेंबर है।
और ये क्या करेगा, मेरे को ब्याज भी देगा, तो मेरे को ब्याज देगा मतलब कोऑपरेटिव बैंक को ब्याज देगा, तो ब्याज से वो कॉर्पस और बड़ा होता चला जाएगा। बेटा दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक, नाम ही क्लियर है, कोऑपरेटिव, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तुम किसी नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जाते हो ना, तो उसके बेनिफिट उठाने के लिए, कैसे उथल पुथल मचा रहे हो भाई, जब तुम किसी नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जाओगे ना बेटा, तो उसके बैंकिंग फैसिलिटी लेने के लिए आपको उस बैंक का मेंबर होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक से लोन चाहिए, तो क्या तुम्हें पंजाब नेशनल बैंक कहती है क्या कि तू जाके मेरे शेयर्स को परचेज कर, मेरा मेंबर बन, तब मैं तेरे को लोन दूंगा? नहीं साहब। लेकिन तुम कोऑपरेटिव बैंक में जाना कभी फैसिलिटी लेने के लिए, सबसे पहले वो आपसे मेंबरशिप फीस लेते हैं। क्या लेते हैं? तुम उनके कॉर्पस कंट्रीब्यूशन करते हो, अर्थात तुम उसके मेंबर बनते हो, और मेंबर बनने के बाद तुम उनके फैसिलिटी को यूज करते हो। ऐसे ही हमारे देश में हाउसिंग सोसाइटी बनती है। क्या बनती है बेटा? हाउसिंग सोसाइटी। सोचो ना, आप देखोगे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में, द्वारिका में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी है। देखिए लिखा रहता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कैसे बनता है हाउसिंग सोसाइटी? मुझे अकेला 2 करोड़ रुपए लगाने का औकात नहीं है, आपको भी अकेला 2 करोड़ रुपए लगाने का औकात नहीं है, लेकिन हम दोनों को बेटा मिलकर 50-50 लाख रुपए लगाने की औकात जरूर है। मैंने 50 लाख लगा दिया, इसने 50 लाख, 2 बंदे और लौंडे पकड़ लिए मैंने, हम चारों लोगों ने मिलकर 2 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 1 करोड़ की जमीन ली, 1 करोड़ का 4 ताला मकान बना दिया, 4th फ्लोर का, और उसके बाद एक एक फ्लोर हम चारों लोगों ने बांट लिया। अरे दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, है ना? ऐसे ही बेटा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, ऐसे ही बेटा मैन्युफैक्चरर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, वैसे ही बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। क्या होती है बेटा? तो बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर 2-3 बात सुनिए। सबसे पहले, जनरल पब्लिक या केवल इसके मेंबर बेनिफिट लेते हैं? दूसरा बेटा, लेंडिंग बोरोइंग होता है आउटसाइडर को या विद इन मेंबर? विद इन मेंबर। डिस्काउंटेड रेट होता है या नॉर्मल रेट होता है? आ जाओ बेटा इधर देखिए, बोला गया कि कोऑपरेटिव बैंक फंक्शन करता है लाइक, क्या बोलो बेटा? ओनली, बट आर सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलो? वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, और इनको रजिस्टर्ड किया गया है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ, क्या बोलो बेटा? रेस्पेक्टिव स्टेट। लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में काम करती है ना बेटा, उसके ऊपर एक कानून लगता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोलो बेटा? तो मेरे तरफ देखो बेटा, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी केवल एक स्टेट में काम करती है, उसके ऊपर कानून लगता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। लेकिन अगर कोई सोसाइटी बेटा एक से ज्यादा स्टेट में काम करती है, तो उसके ऊपर अप्लाई होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, यस, और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड यूजुअली ये कैटर करता है नीड्स ऑफ, क्या बोलो बेटा? एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, जैसे गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, एक्सेट्रा बेटा। दिल्ली में भी बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक आप देख लोगे, बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक, नोट कर लीजिए। ये लोग निधि कंपनी, चिट फंड के तौर पे काम करते हैं। तो अरिजीत सिंह ने बेटा बिल्कुल ही वापसी ले ली है, या केवल बॉलीवुड सिंगिंग से वापसी लिया है? केवल बॉलीवुड, खुद का एल्बम निकालेगा?
चलो बेटा, चलें आगे चलें। चलें, आ जाओ जी। अगला है, जाना पहचाना सा नाम है, और मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चों ने इसको यूज भी किया होगा। लेकिन जब आरबीआई ने डंडा दिया था बेटा, तब यहां पर इस बैंकिंग को धीरे धीरे लोगों ने अनइंस्टॉल करना चालू किया। ऐसा लगा कि उनके साथ कोई धोखा हो जाएगा। खाते में 10 रुपए रखते हो और लगता है कि धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, हाँ है ना बेटा। उसके बाद वो एक मैसेज भी आया था पेटीएम के मालिक के द्वारा कि भैया सुनो, तुम अपना 100 रुपए निकाल लो, हम तुम्हारे 100 रुपए लेकर कहीं भागेंगे नहीं। उल्टा 2 लाख रुपए का उधार ले लेते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से, है ना। 2 लाख रुपए का बेटा लोन ले लिया है, खाते में रखा है 10 रुपया, और फिर भी अनइंस्टॉल कर रहा है कि कहीं धोखा ना हो जाए मेरे साथ। ऐसे ऐसे भी लोग दिख जाएंगे। तो आप में से कितने बच्चों ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे खाता खुलवाया था? अच्छा, नहीं खुलवाया था, एक भी बच्चा नहीं, ओके, वेरी एक्साइटिंग। बट फिर भी इधर देखो बेटा, पेमेंट बैंक इज अ न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा तुम्हारे मॉड्यूल में इन्होंने लॉजिक तो नहीं दिया कि पेमेंट बैंक क्यों आया, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखो बेटा, पेमेंट बैंक मेन आने के पीछे का कारण क्या था, इधर देखिए। रटने की बात आएगी, 1 मिनट में मैं रटवा दूंगा आपको। पेमेंट बैंक छोटे मोटे बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये एक नया टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम है, हाँ है ना। लेकिन आप इसके लॉजिक को समझिए जो तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया गया। वाई टू लॉन्च पेमेंट बैंक, हमारे देश में आखिर आरबीआई ने पेमेंट बैंक क्यों लॉन्च किया? बेटा हमारे देश में पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया ना यूपीआई वालों के कारण और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण। किसके कारण बोलो बेटा? यूपीआई या ऑनलाइन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो बेटा आपने पेटीएम अपने फोन में इंस्टॉल किया है, और आपका बैंक है एक्सिस बैंक, और आपको मुझे पैसा भेजना है पंजाब नेशनल बैंक में। अब आपने पेटीएम से अपने एक्सिस बैंक से पैसा मेरे पंजाब नेशनल बैंक में भेजा। हाँ, कभी कभी आप देखोगे पैसा बेटा फंस जाता है, पैसा फंस जाता है। जैसे आपने 10,000 रुपया भेजा, अब वो 10,000 रुपया आप में से कट गया, मेरे में नहीं आया। अब देखिएगा वहां पे लिखा रहता है प्लीज वेट फॉर 48 आवर्स, कि आप मल्टीपल पेमेंट मत करिए, 48 आवर्स। अब सुनो बेटा, 48 घंटे तक ये पैसा तुम्हारे खाता में तो नहीं रहा। रुकिएगा, क्या ये 48 घंटे पैसा मेरे खाते में आया? तो ये पैसा गया कहां? कहां गया भैया? जिसका पैसा था उसके पास है नहीं, जिसको जाना था उसके पास है नहीं, तो ये 48 घंटे पैसा रहा कहां? और ये तो एक बंदा मिस्टर राम का नाम मैंने लिया 20,000। ऐसे तो लाखों कस्टमर डेली अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर लाखों कस्टमर का अगर 1,000 रुपया आपने ऐसे फंसा दिया, तो बेटा आपने 1,00,000 रुपया फंसाया है, 1,00,000। तो कौन हिसाब देगा इसका? तुम तो ब्याज भी नहीं दे रहे हो सामने वाले बंदे को। 48 घंटे बाद सॉरी का मैसेज लिख के रिवर्स कर दोगे, या फिर सामने वाले को दे दोगे। तो ये सारा खेल ही इसी का है ना, कि पैसा होल्ड करके कौन रख रहा है। आरबीआई ने बोला कि सर ये धंधा नहीं चलेगा। अगर आप लोग को यही काम करना है ना, अपना अपना एक छोटा बैंकिंग सिस्टम कन्वर्ट कर लीजिए। लोगों ने बोलना चालू किया, यूपीआई वालों ने, कि सर हम अपना बैंकिंग सिस्टम नहीं चला सकते, हमारी उतनी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आरबीआई ने बोला कोई बात नहीं, मैं एक नया टाइप्स ऑफ बैंक लॉन्च कर देता हूं, जिसका नाम मैं रखता हूं पेमेंट बैंक। क्या नाम रखता हूं? यही कारण है बेटा, जितनी भी यूपीआई है ना, देखिएगा जनरली उन लोगों का पेमेंट बैंक है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, अमेजॉन पेमेंट बैंक, है ना। अमेजॉन क्या करता था बेटा? अपने वॉलेट में पैसा रखवा लेता था। अरे वॉलेट में तुमने पैसा रखवाया, क्या तुम ब्याज दे रहे हो सामने वाले को? ब्याज तो तुम दे नहीं रहे। अब ऐसे बेटा अगर 1,00,000 कस्टमर ने 500, 1,000, 2,000, 3,000 रुपया भी अगर रखना चालू किया अपने वॉलेट में, तो भैया तुम अल्टीमेट उस पैसे को यूज तो कर रहे हो ना। क्योंकि मैंने 1,000 रुपया रखा, सामान तो मैं नहीं खरीद रहा, सामान खरीदूंगा 1 महीने बाद, तो 1 महीने तक इस 1,000 रुपये का क्या हिसाब रहा? आरबीआई ने बेटा ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। और पेमेंट बैंक भी छोटे मोटे काम करता है बेटा, बड़ी बैंकिंग ट्रांजेक्शन नीड को सेटिस्फाई। तो यहां पर देखो क्या बोला गया, पेमेंट आर, फिर बोलो पेमेंट बैंक आर, क्या बोलो बेटा? न्यू टाइप्स ऑफ बैंक, जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? और बेटा ये अलाउड है रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ऐसा नहीं कि डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 इस तरीके का। बट दे कैन नॉट इशू, क्या बोलो बेटा? एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे अरे सर मैंने तो पेटीएम पेमेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड देखा है। नहीं देखा है बेटा आपने, वो एडवर्टीजमेंट है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना एडवर्टीजमेंट किया हुआ है। पेटीएम पेमेंट बैंक का बेटा कोई क्रेडिट कार्ड। However, customer can open current and saving account and also avail the facility of, क्या बोलो बेटा? एटीएम कम डेबिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, या फिर मोबाइल। और बहुत प्यारा एग्जांपल बेटा, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, अमेजॉन पेमेंट बैंक, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, नोट कर लीजिए।
सुबह सुबह की क्लास फिर भी ठीक होती है। लेकिन बच्चे आज 3 मुझे नहीं दिख रहे ऑडिट वाली क्लास में। नहीं 3 ही तो नहीं है, वो 2 बच्चे जो पीछे पुराने वाले और एक तुम्हारे नए वाले में से जो बेचारा बच्चा है शांत वाला, 3 बच्चे। और कौन नहीं है? अच्छा हाँ, वो लड़कियां, लड़की भी एक नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी नहीं, हाँ सही कह रहे, फिर तो बहुत सारे हो गए। 5 बच्चे नहीं है, ये सब सो रहे होंगे घर पे। मैं खुद ही कल शादी में से गया हूं बेटा, पीड़ागढ़ी से 3 बजे। चलो बालक आगे चलो, हटा दो इसको। अब आते हैं बेटा अगले वाले बैंकिंग टाइप्स पे, जिसका नाम क्या है बोलो बेटा। आवाज नहीं आई, क्या नाम है? सुन लीजिए। देखो बेटा, डेवलपमेंट बैंक में मैं आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाता हूं, मेरे तरफ देखो। हमारे देश में बेटा 2 डेवलपमेंट बैंक सबसे पॉपुलर है, एक है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एक है सिडबी, सिंडिकेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक बेटा डेवलपमेंट बैंक के नाम से काफी फेमस है, और हमारे देश में यही 2 बैंकिंग बेटा डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम है। डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में सपोर्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखो बेटा, डेवलपमेंट बैंक ना आम पब्लिक से डील नहीं करते। इसका एक ही एक्सेप्शन है, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक एक ऐसा बैंक है बेटा जो है तो डेवलपमेंट बैंक, लेकिन पब्लिक से भी डीलिंग करता है। तुम लोग आईडीबीआई बैंक को जितना छोटा समझते हो ना बेटा, ये बैंक उतना छोटा है नहीं। ये बैंक की औकात बहुत बड़ी औकात है। हमारे देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए लोन सैंक्शन करना डेवलपमेंट बैंक का काम होता है। आप बोलोगे एग्जाम्पल दो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो बेटा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, क्या लगता है आपको सरकार लोन नहीं लेती है? अरे भैया सरकार भी लोन लेती है। तो सरकार लोन कितना लेती है? 1 करोड़ का? नहीं भैया, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है बेटा, एक हाईवे बनाना, डैम बनाना। तो इन सब चीजों के लिए जो लोन देने का काम करता है ना, वो डेवलपमेंट बैंक करता है। जैसे सरकार को बेटा दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे अभी अभी बनाना था, तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में 3,500 करोड़ का लोन है। अब सोचो ना, ये 3,500 करोड़ का लोन कौन देगा? पीएनबी बैंक देगी? अरे नहीं देगी भाई, ये सब लोग आम पब्लिक से डील करने वाले बैंक होते हैं। तो यहां पर डेवलपमेंट बैंक पिक्चर में आता है। क्या बात क्लियर है क्या? तो देखेंगे आप, तो बोला गया डेवलपमेंट बैंक हैज बीन कॉन्सेप्चुलाइज, इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया काहे के लिए? टू प्रोवाइड फंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, काहे के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, क्या बोलो बेटा, और एग्जांपल है आईएफसीआई, आईडीबीआई, और क्या बोलो बेटा, सिडबी। ये लोग जनरली पब्लिक से बेटा डील नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आईडीबीआई बैंक इसका एक एक्सेप्शन है जो पब्लिक से डील करता है। लेकिन आप कभी सिडबी बैंक में जाके खाता खुला सकते हो क्या? हाँ जी, आपने सिडबी बैंक कभी देखा है आसपास में? आपने आईएफसीआई बैंक कहीं देखा है आसपास में? नहीं साहब, ये लोग पब्लिक से डील नहीं करते। लेकिन ये बैंक बेटा पब्लिक से भी डील करता है। नोट कर लीजिए, लास्ट आएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या बेटा? सरकार, सरकारी फंड्स देती है बेटा, हाँ। एक हमारी फाउंडेशन की बच्ची है, उसको उसके दादाजी छोड़ने के लिए आते हैं। भाई वो गुस्सा हो जाते हैं क्लास अगर देरी तक भी चले तो, कि मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा है, तो आप क्लास देरी क्यों चलाई? इसका मतलब देरी से शुरू हुई होगी।
मतलब बात तो सही कह रहे तू। आते हैं बेटा लास्ट टाइप्स ऑफ बैंक, लास्ट टाइप्स ऑफ बैंक जिसका नाम क्या है बोलो बेटा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। लो में आपका क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। इससे अच्छा बोल देता कि इससे अच्छा बोलता कंपनी लो चल रहा है। 66 के बात करना है, 66 हो गया था, यानी बायबैक वगैरह कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, आप लोगों ने भी लगभग बेटा पहुंचा दिया है शेयर कैपिटल को अपने अंतिम पड़ाव पे। इसके बाद कौन सा चैप्टर बेटा? जनरल मीटिंग। फिर उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। चलो बेटा चले आगे, आ जाइए। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, हमारा एक लास्ट टाइप्स ऑफ बैंक आता है बेटा जिसका नाम क्या है बोलो, स्मॉल फाइनेंस। स्मॉल फाइनेंस क्या बोलो बेटा? बैंक। अरे श्योर, क्या कहानी है स्मॉल फाइनेंस बैंक का? तो अब इसके लिए भी कहानी सुनिए बेटा। कहानी ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक का कि आप लोगों ने नाम सुना है क्या, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये बैंक का बेटा सबसे, ये बैंक आपने इसलिए सुना है क्योंकि एडवर्टीजमेंट इसका ज्यादा आता है। इस बैंक का सबसे पहला कंपनी सेक्रेटरी मेरा ही दोस्त था उमेश प्रताप सिंह। सबसे पहला ही जब बैंक बना था ना बेटा, तो उसकी कैंपस सिलेक्शन हुई थी मेरे से, हालांकि 1 साल जूनियर था। जूनियर क्या था, मैं पास हो गया था, फेल हो गया था। तो लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी उमेश प्रताप सिंह, इस बैंक का सबसे पहला कंपनी सेक्रेटरी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा बेटा तुम लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे और ये नाम कम सुना होगा आपने, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आप बोलोगे सर सुनो, आपने हमें बेसिक नीड बता दिया, गांव वालों को बता दिया, आप लोगों ने नया बैंक ओरिजिन पेटीएम बैंक बता दिया, अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या जरूरत थी? सुनो बेटा, इसकी भी जरूरत है। एक कीवर्ड याद रखिएगा, जितनी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, क्या उन लोगों को लोन देने से सभी लोग मना करते हैं। मैं आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं हमारे देश का, भारत में कोचिंग इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज मानी जाती है। कोचिंग इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज मानी जाती है, जबकि ये 3,500 करोड़ का बिजनेस है हमारे देश में कोचिंग इंडस्ट्री का। यही कारण है बेटा कि आज भी कुछ भी हो भारत में देखिएगा सबसे पहले कोचिंग को बंद कर दिया जाता है। मतलब डीटीसी में पूरा भीड़ करो, मेट्रो में भीड़ करो, रेलवे में भीड़ करो, मरो, कुछ भी करो, जैसे कुछ हुआ कोचिंग को बंद कर दो। क्यों कोचिंग को बंद कर दो? कोचिंग के चलने ना चलने से सरकार को कुछ नहीं होने वाला। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कोचिंग इंडस्ट्री। कभी भी बेटा आप कभी देखे होंगे यहां पर कभी पेमेंट वेमेंट करना बेटा तुम लोग ऑनलाइन कैश दे दो, हाँ है ना? क्यों कैश दे दो? क्योंकि नाम टैक्स देना चाहते हैं, नाम टैक्स लेना चाहते हैं। क्योंकि बेटा उससे फॉर्मेलिटी बढ़ती है, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाता है, एक्सेट्रा। अब सोचो ना बेटा, एम इंस्टीट्यूट के होने से सर समाज में फायदे होंगे, हम लोग कलम की ताकत देंगे, ये सब बकलोली बंद करो। सरकार को क्या फायदा हो रहा है एम इंस्टीट्यूट के होने या ना होने से? आप बोलोगे सर सुनो ना, सरकार को इनकम हो रही, कैसा इनकम हो रहा है, काहे का इनकम हो रहा है, किस बात का इनकम? मैं तो वैसे भी अपना पर्सनल इनकम टैक्स देता। आप बोलोगे सर एम इंस्टीट्यूट नहीं होता तो आप कमाते कहां, कहीं और कमा लेता। तो यानी कि प्रकाश पांडे के होने से सरकार को फायदा है, एम इंस्टीट्यूट के होने से सरकार को क्या फायदा है? आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? तो बेटा हमारे देश में ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन देने से कोई भी बैंक कतराता है। मेरी औकात कुछ भी नहीं है, मैं बैंक से जाऊंगा लोन उठाने के लिए, सरकार फिर भी मुझे लोन दे देगी। मेरे जैसे 50 लोगों को पालने की ताकत है एम इंस्टीट्यूट के पास, लेकिन एम इंस्टीट्यूट अपने नाम पर लोन लेने जाएगा, बैंक मना कर देगा। आप समझ रहे हो क्या? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बेटा कभी भी कोई बैंक लोन नहीं देता। लेकिन सोचिए, जब तक आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन नहीं दोगे तब तक वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे कैसे? अनऑर्गेनाइज को लोन दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, तो अपने बिजनेस को स्केल अप करेंगे वो। ठेले वाले को, रेहड़ी वाले को, पटरी वाले को, जब तक आप इनको लोन नहीं दोगे ये लोग अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों की बैंकिंग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बेटा लो सिबिल स्कोर पे भी लोन प्रोवाइड कर देती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कम डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा बेटा? लेकिन एटलीस्ट लोन तो मिले। बेटा हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं, और क्रेडिट कार्ड का लोन बेटा आप कभी देखना उसको 25% महीना होता है, 26% महीना होता है, सालाना छोड़ो बेटा, सालाना तो 200% लोन लेते हैं लोग क्रेडिट कार्ड का, हाँ है ना? तो ऐसे देश में अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 20-25% पे पर्सनल लोन दे रहा है तो दिक्कत क्या है? हमारे देश में नॉर्मल पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 12%, 10, 12, 11 यही चल रहा है।
लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप जाओगे 25-25, 30-30% लिया जाएगा। आपको लगेगा सर महंगा है, महंगा कहाँ है बेटा, क्रेडिट कार्ड का लोन उठा के देख लो, पता चल जाएगा कि क्या होता है लोन, हाँ या ना। तो बोला गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में कि ये सेटअप किया गया आरबीआई के द्वारा टू मेक अवेलेबल बेसिक फाइनेंशियल और बैंकिंग फैसिलिटी, किसको बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा सेक्टर बेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड है या अनसर्व्ड है। अनसर्व्ड मतलब जनरली उनको कोई लोन वगैरह, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, स्मॉल माइक्रो बिजनेस यूनिट हो गया, एक्सेट्रा। और एग्जांपल आपको पता है, नोट कर लीजिए बेटा। खत्म होता है यहां पर बैंक का मीनिंग और टाइप्स, बैंक का मीनिंग और टाइप्स बेटा जनरली समाप्त होता है। आप लोग का ऑडिट रिपोर्ट का टेस्ट मैं बोल दूं मैम से लेने के लिए, किसका, तो ऑडिट का बेटा, ऑडिट रिपोर्ट का मुझे टेस्ट रखना है। एसएल का बोलता हूं मैम से। चांदी 1,06,000 रुपए और सोना 20,000 सस्ता हुआ। बहुत होता है बेटा 20,000, लेकिन ये हरामी करते क्या है बेटा, 50,000 बढ़ा के 20,000 सस्ता कर देते हैं। पेट्रोल की बात, पेट्रोल 7 रुपए बढ़ेगी, फिर सरकार एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बोलेगी कि हम लोग आम जन की हित को ध्यान में रखते हुए 3 रुपए कम कर रहे हैं। देखो बेटा, नेचुरल रिसोर्सेस कभी सस्ता नहीं होगा। आने वाले टाइम में गहने और गोल्ड और ज्वेलरी जो है, इसकी फैशन बहुत कम हो जाएगी। आप अभी देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं बेटा जो सोने चांदी पहन के कहीं शादी वादी में जाते हैं, नहीं। वंस अपॉन अ टाइम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना बेइज्जती मानी जाती थी, लेकिन अब बेटा कोई बेइज्जती नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है। तो अब उसके पीछे रीजन भी है, शादी वादी में लोग गहना वहना देना बंद कर देंगे, क्योंकि गहना एक बजट है। मेरी शादी हुई, मैं कंगाल हो गया, कंगाल होने के पीछे का एक ही कारण था, गहना बनाना। हमारे बिहार में बेटा एक परंपरा चलती है गुरहेथी, जिसको कन्या निरीक्षण प्रोग्राम कहते हैं। जो जेठ होता है वो पूरे 16 श्रृंगार के गहने अपने तरफ से देता है, अपनी जो मतलब भाई की बहू बीबी होती है उसको जेठ देता है। इसको कन्या निरीक्षण प्रोग्राम कहते हैं, गुरहेथी कहते हैं बिहार भोजपुरी में। और वहीं पे देखी जाती है कि तुम्हारी शादी की औकात क्या है, मतलब पूरे रिश्तेदार हरामी खाना छोड़ के वहीं आके बैठ जाते हैं और सारे गहने। तो अब आप सोचो कि वो पूरा शादी का बजट एक तरफ और वो पूरा गहना बनाना उसका बजट एक तरफ। मेरा तो एक दोस्त है बेटा सुनार, मैंने बोला कि पूरा दुकान ही दे दे तू मेरे को, अगले दिन आके ले लियो। तो इसलिए अब आजकल जो स्मार्ट लोग होते हैं बेटा, वो गोल्ड को फिजिकल इन्वेस्ट करने के बदले गोल्ड क्या करते हैं बेटा, यस, डिजिटल गोल्ड आप ले लीजिए। गोल्ड रिसिप्ट आपके पास रहेगा, और क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें 2 लाख रुपए अगर गोल्ड खरीदनी, गोल्ड चोरी हो जाएगी, घिस जाएगी, टूट जाएगा, खो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, डीमेट में 2 लाख रुपए रख लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सर ये समाज में इज्जत भी तो होती है, कुछ नहीं करना बेटा। जिस दिन मान लो शादी में जाना है, रिसिप्ट का प्रिंट निकलवा लो, नाक में टांग लो, कागज। कोई तुमसे बोले कि भाई गोल्ड नहीं पहना, तो ये देख कागज है। आप समझ रहे हो क्या? अगर मान लो उसने चोरी भी कर ली, और चोरी क्यों कर रहा है, ये ले जा, मैं तो दूसरा प्रिंट निकाल लूंगा। असल तो सेफ्टी, इसलिए आने वाली जनरेशन अब धीरे धीरे गोल्ड को अवॉइड कर रही है। और जब अवॉइड होगा तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का रेट जो पंप हो रहा है, धीरे धीरे वो टूटना चालू हो जाएगा। आगे चलिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहां पर बेटा हमारा बैंक का मीनिंग और टाइप्स क्या हो जाता है, समाप्त। अब इधर देखो बेटा, मैं जानबूझ के बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखवा रहा।
देखो बेटा, आप लोग गधा स्टूडेंट मत बनो, आप एटलीस्ट ऐसे स्टूडेंट बनो जो मुद्दे की बात करता हो। आपको लगता है कि सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं कहता हूं अगर आ भी गया तो क्या तुम नहीं लिख दोगे? तो बेटा इसलिए मैं इस टॉपिक को स्किप करा रहा हूं। क्या बात क्लियर है ना? कॉपी में अननेसेसरी नोट्स लिख के बेटा फालतू में चीजों को बढ़ाया नहीं जाता। अब सुनिए, हम लोग आते हैं बेटा इस टॉपिक पे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो बेटा, मैं बच्चों को ना पहले ये नहीं लिखवाया करता था, क्योंकि देखो इधर देखो बेटा, एक बैंकों के ऊपर बहुत सारे कानून एप्लीकेबल होते हैं। एक बैंक के ऊपर कितने कानून एप्लीकेबल हो सकते हैं, हम इसको कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं बेटा? और इसमें आपको सिर्फ कानून के नाम याद रखने हैं, सिर्फ आपको। मैं बच्चों को पहले नहीं लिखवाता था, लेकिन बच्चा एक बार मेरे पास स्कैनर लेकर आया, सूचिता प्रकाशन का स्कैनर। और सूचिता प्रकाशन के स्कैनर में 2005 में ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, और उन्होंने बोला था कि कोई भी 5 कानून बताइए जो बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कोई भी 5 कानून। तो अब आपको ना इसमें से कोई 5-6 कानून याद रखना पड़ेगा। अच्छा सुन बेटा, इधर देखो, गोली मार इसको, मैं 5-6 कानून वैसे ही याद करा देता हूं। आरबीआई एक लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक लगेगा, रुकना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने सुना है एक अलग से कानून है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग से कानून है बेटा। तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लगेगा? लगेगा। रुक जाओ, बैंक बेटा डिजिटल काम करता है, तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लगेगा? आप समझ रहे हो क्या? क्या बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग होता है, तो क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगेगा? पोमला कहते हैं इसे, पोमला, POMLA, पोमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। 5 कानून हो गए। आरबीआई एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, SBI एक्ट हो गया, उसके अलावा बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, डिजिटल काम करने के कारण, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। ऐसे ही हो गए बेटा 5 कानून। लेकिन फिर भी आ जाइए एक बार देखिएगा। अच्छा सुनो, बैंक कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट भी लगेगा। वो बात अलग है बेटा कि अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो रेस्पेक्टिव लॉ प्रिवेल कर जाएगा। तो बोला गया है बैंकिंग रेगुलेशन, हाँ जी, बोला गया बेटा बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक 1950, साथ में बेटा कंपनीज एक 2000, रुक जाओ बेटा, रीजनल रूरल बैंक्स का कानून है 1976, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002। रुक जाओ, बैंक जब कोई बेटा लोन देता है, कम ऑन एवरीवन इधर देखिए, बैंक जब कोई लोन देता है बेटा और उस लोन की रीपेमेंट सामने वाला बंदा नहीं कर पाता, तो बैंक क्या करता है बेटा कि आपने देखा होगा प्रॉपर्टी को सीज करके लोन की रिकवरी करता है। उसके लिए हमारे देश में कानून है सारफेसी एक्ट। क्या नाम है? मैंने इसके बारे में चर्चा किया भी होगा आपसे। सारफेसी एक्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म, इसका लॉन्ग फॉर्म होना बाकी। मैंने आपको ये चार्ज चैप्टर में बताया होगा कि बैंक हमारे देश में कोई भी लोन को जब सीज करके एनफोर्समेंट का काम करता है ना, बोले तो लोन रिकवरी, क्या बोलो बेटा, तो वहां पर एक कानून लगता है जिसका नाम क्या है? सारफेसी एक्ट। तो क्या बैंक है बेटा तो सारफेसी एक्ट लगेगा? सर इतना लंबा हमसे डेफिनेशन याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कौन कहता है इतना लंबा याद करने के लिए, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, सारफेसी एक्ट 2002। लॉक करें। अब सुनो बेटा, हमारे देश में आपने देखा होगा कि लोगों का सिबिल वगैरह खराब होता है, क्या होता है बेटा? तो उसको बेटा हम लोग कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट, क्या बोलो बेटा? 2005। सिबिल वगैरह इसी एक्ट के हिसाब से बनता है। और एक बेटा आपने देखा होगा बैंक का पैसा फंस गया तो इसके लिए होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक 2007। तुम बाकी चीज याद करो या मत करो बेटा, मैं कहता हूं 1 2 3, फिर बेटा 4 5 सारफेसी 6, और उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक 2007। कम से कम बेटा ये 6-7 बातें तो याद ही कर लो। डन करे क्या? इन्हीं को हम मिलाकर कहते हैं, क्या बोलो बेटा? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बैंक। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नोट कर लीजिए बेटा।
हो गया बेटा ये। बेटा हो गया, आ जाइए। बिल्कुल आपके नया सिलेबस आया था, सबसे पहले अटेम्प्ट का ही ये क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इधर देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है। इसे कहा जाता है बेटा पिक्युलियरिटी इन्वॉल्व इन बैंकिंग सिस्टम। आवाज दो बेटा, पिक्युलियरिटी इन्वॉल्व इन, क्या बोलो बेटा, पिक्युलियरिटी मतलब होता है चैलेंजेस। क्या मतलब होता है इसका? एक बात बताओ, बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बेटा? ह्यूज वॉल्यूम एंड क्या बोलो बेटा? नहीं लगता आपको कि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है बेटा? फोन निकाला, 2 रुपए यूपीआई कर दिया, अब तुमने तो 2 रुपए किया, बैंक के लिए तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है ना। बोलो हाँ है ना। आपने देखा होगा हर बैंक बेटा अपने बैंक के बाहर पासबुक प्रिंट का एक मशीन लगा दिया है। वंस अपॉन अ टाइम इसके लिए बैंक में लाइन लगती थी। क्यों क्यों मशीन लग गया बेटा? बैंक परेशान हो चुका है। आजकल यूपीआई का जमाना है, 2 रुपया तुम ट्रांजेक्शन करते हो, बैंक के लिए तो वो भी ट्रांजेक्शन है भाई। तो जब तुम पासबुक प्रिंट करने जाओगे तो 2 रुपया भी तो होगा। मैं एक यूपीआई के लिए अपना बैंक रखता हूँ, यूको बैंक। एक बार मैं उसके पास लेके चला गया प्रिंटिंग के लिए। अब बेटा मैं ऐसा बंदा हूं कि मेरे जेब में भी देखो, जैसे मैं भी गांव से मतलब घर से चला हूं, तो मैं 1 भी रुपए मेरे जेब में नहीं है। मतलब अगर कैश फिजिकल देखा जाए, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। सर झूठ बोल रहे हो, नॉट इवन अ सिंगल, बैग भी लेकर नहीं आया, 1 भी रुपए मेरे पास नहीं है। कार में अगर कहीं 50-100 रुपए पड़ा होगा तो वो भी गलती से पड़ा होगा। तो 1 भी रुपया नहीं है, मैं कैश रखता ही नहीं। 1 भी रुपए कुछ करना हो यूपीआई से मैं करता हूं। मैंने उसको दे दिया बेटा प्रिंटिंग करने के लिए, 6 पासबुक भर गए। अब वो गाली दे रही है मेरे को, यही काम रह गया क्या कि तेरे प्रिंट करने के लिए आया हूं? मैं कोई बात नहीं मैम, कल आ जाऊंगा मैं, लेकिन सेम टाइम पर आऊंगा, काम चालू रखना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो भैया आप 1 रुपया पे कर देते हो, लेकिन बैंक के लिए वो भी ट्रांजेक्शन है। अच्छा दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है क्या? कितने कॉम्प्लेक्स है ना, राम ने श्याम को दिया, श्याम ने मोहन को दिया, मोहन ने सोहन को दिया, सारे खाते को बेटा इंटीग्रेट करके रखना। यस नो, सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है बेटा? वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ, क्या बोलो? एक बैंक बेटा हजारों जगह काम करता है और उसके सारे कस्टमर को टारगेट करना जरूरी है। नेक्स्ट, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड, क्या बोलो बेटा? कोई भी आप बैंक उठा के देख लीजिए, हर काम करती है बेटा। लेंडिंग, बोरोइंग, उसके साथ साथ बेटा कॉर्पोरेट सपोर्ट, रिटेल सपोर्ट, उसके साथ साथ बेटा स्टॉक मार्केट का काम, उसके साथ साथ सिक्योरिटी गिरवी रखने का काम, हाँ या ना। सो मेनी काम करती है बेटा। आगे, एक्सटेंसिव यूज ऑफ, क्या बोलो? क्या आपको नहीं लगा बैंक रियल टाइम सेटलमेंट करता होगा? तुम लोग 2 रुपए निकालते हो, आपके खाते से तुरंत 2 रुपया कट जाते हैं, रियल टाइम ना। कितनी हाई हाई टेक्नोलॉजी पे बैंक काम करता है। और लास्ट, स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाई, क्या बोलो बेटा? आपने कभी कभी देखा होगा बेटा कि थोड़ा सा अनवांटेड ट्रांजैक्शन करते हो, खाता ब्लॉक कर दिया जाता है। ई बैंकिंग बेटा, 3 बार पासवर्ड गलत डाल दो, लॉक, हाँ या ना। तो रियल टाइम विजिलेंस होता है बेटा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश में, किसके लिए बोलो? यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। खत्म करिए बेटा लिख के, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा किसके बारे में बोलो बेटा? कॉमन टॉपिक्स के बारे में। किसके बारे में? यस, आप बोलोगे सर हमारा तो दूसरा टॉपिक था ऑडिट ऑफ, क्या बोलो? एडवांस। लेकिन आप अपने मॉड्यूल में देखोगे ना तो वहां पे कॉमन टॉपिक्स बेटा पहले दिए गए हैं, फिर उसके बाद ऑडिट ऑफ एडवांस दिया गया है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से बैंक ऑडिट में कुछ मिसलेनियस कॉमन टॉपिक्स के बारे में बेटा बात करूंगा। हम लोग क्लास को करते हैं समाप्त और कंपनी लॉ की क्लास को बेटा करते हैं चालू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।